में क्या करना है, ये सारे का सारा जो है वो सारे के सारी इस चीज को हल कर लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है कि अच्छा जी ये बच्चा खड़ा कहाँ पे है और हमें इसको कितने मार्क्स अवॉर्ड करना है, कहाँ तक इसको पुट करना है। सो फेलोज, जो आपके साथ सारी डिस्कशन थी, जो मैं बात कर रहा था, वो बात खैर चल रही थी आउटलाइंस की, आउटलाइनिंग एंड ऐसे। और हमारे पास आउटलाइनिंग और ऐसे में ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने मैंने एड्स किए थे, अगर आपको ये नजर आ रहे हो। आउटलाइनिंग एंड ऐसे में ये क्विकली मुझे ये बताइएगा किसको ये पॉइंट्स याद हो चुके हैं। ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो, एज एन आउटलाइन बिगिंस विद एसेस, थीसिस स्टेटमेंट शोज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एसेस। अच्छा ये चलता चला जा रहा है, अभी ये रुक गया। अच्छा जी, ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये क्या आपको याद हो चुके हैं? बिगिंस विद थीसिस स्टेटमेंट, एक चीज कि आपने जब भी लिखना है थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए। शोज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एसे, दूसरे नंबर पे। इसके बाद ये क्या करेगा, ये टेल्स बताएगा, क्या चीज बताएगा? द आइडिया, कि वो जो आइडिया आप डिस्कस करने जा रहे हो उसके बारे में बताएगा। फिर कंक्लूजन के साथ जो है वो द चैट बॉक्स में डन लिखिए अगर आपको ये चारों के चारों पॉइंट समझ में आ चुके हैं कि किस तरह से करना है। इफ यू आर डन टिल हियर, तो यहाँ पे आप जो है वो बताइए कि आपको ये पता चल चुका है। सो गुड, थैंक यू सो मच। राइटिंग एन आउटलाइन बिफोर यू राइट एन ऐसे विल। अब मकसद क्या है? अच्छा ये आउटलाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं भी आप सर्च कर रहा था कि आपके ऐसे में पास करना। यस, यस, यस इट इज। सुबहान, दो चीजें आप इसमें कर सकते हो। अगर आप इसमें नहीं मेंशन करोगे, आप थीसिस स्टेटमेंट छोड़ना चाहो, यू कैन, इट्स अप टू यू। बट आपके एग्जामिनर को अगर आप ये आइडिया दे देते हो सिर्फ एक सिंपल वर्ड के साथ थीसिस स्टेटमेंट के, सो डेफिनेटली इट इज गुड वन। सो इट इज गुड वन। सो मेरा ख्याल है कि आपको ये जरूर लिखना चाहिए। ओके जी, आगे जो है याद रखिएगा 60-70% आपका जो थीसिस है, जो आपका पेपर है, जो आपका रिसर्च टाइप ऑफ ऐसे आपने लिखा है, आपके एग्जामिनर ने सिर्फ आपकी आउटलाइन और इंट्रोडक्शन पढ़ के अंदाजा लगा लेना है कि मुझे इसको पास करना है या मुझे इसको फेल करना है। अगर तो उसको पास करना है तो उसने सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है, अच्छा मुझे आउटलाइंस और इंट्रोडक्शन के बाद आगे क्यों पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। बात गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्यों पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। सो आपने जब लिखना है उससे पहले पहले तो पता ये चलना चाहिए कि आप लिखना क्या चाह रहे हो। व्हाट टू राइट बिफोर यू एक्चुअली बिगिन राइट, कि आपके पढ़ने से पहले आउटलाइन ये चीख चीख के बताए कि इसके जहन में ये वाली चीजें हैं, ये वाले आइडियाज हैं, ये वाली इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, ये वाले आईएमएफ के मुतालिक डाटा है। अगर ये डेमोक्रेसी पे लिख रहा है, अगर ये डेमोक्रेसी पे लिख रहा है तो इसे एशियन डेवलपमेंट बैंक का पता है, इसे पता है कि हम आईएमएफ से कितनी इंस्टॉलमेंट ले चुके हैं, कितनी दफा जा रहे हैं। इसको ये पता है कि हमारे पास फॉरेन जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कितनी हैं, हमारा जीडीपी क्या है, हमारे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपीके का कितने परसेंट जो है वो शेयर्स हैं, हमने किस तरह से एशियन डेवलपमेंट बैंक को डील किया, किस तरह से हम जो है वो अब दूसरे यूनाइटेड नेशंस में, और किस तरह से हमने जो है अपनी कंट्री के मुख्तलिफ एसेट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। सो अगर आप एजुकेशन पे लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 2015 में कौन सी रिपोर्ट्स आई, 2017 में गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहली रिपोर्ट क्या थी, इस्लाम एजुकेशन के बारे में क्या कहता है, पाकिस्तान की एक्चुअल सिचुएशन क्या है, पंजाब में एजुकेशन स्टैंडर्ड्स क्या हैं, सिंध में क्या है, केपीके में क्या है, बलूचिस्तान में क्या है, इन तमाम चीजों को और ये आप आउटलाइंस में बताएंगे। देखिए एकेडमिक एसेस में बड़ा अच्छा होता है, लिख दिया एजुकेशन इज वेरी गुड, एजुकेशन इज दिस, एजुकेशन इज दैट, और क्लैपिंग कर दिया। दैट्स इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स नॉट वेरी सिंपल। कुछ तो वजह है कि पाकिस्तान के इस एग्जाम में जिसका नाम हम सीएसएस या पीएमएस रखते हैं, 98% लोग फेल हो जाते हैं ऐसे के पेपर में। कुछ तो वजह है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चीजों को समझना है, ये चीजें थोड़ी मुख्तलिफ है। सो व्हाट यू राइट, इसको इस तरह से लिखना है। सो दूसरे नंबर पे ऑर्गेनाइज्ड ऐसे होना चाहिए, ऑर्गेनाइज और क्लियरली फोकस। अपने टॉपिक को लिखने से पहले कम से कम को 10 दफा पढ़ लीजिए। अगर आप ज्यादा दफा नहीं पढ़ना चाहते तो दोबारा सुन लीजिएगा, ज्यादा दफा नहीं पढ़ना चाहते 10 दफा पढ़ लीजिएगा। अब होता क्या है, पार्टिसिपेंट से पूछा जाता है कि एजुकेशन
जो है हमारे पाकिस्तान में एजुकेशनल पॉलिसीज आर द मेन प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान या ऑफ पाकिस्तान, डिस्कस इट। अब वो बता देते हैं सारी की सारी बात उसने एजुकेशन के ऊपर कर देते हैं, या एजुकेशन के अंदर ये है ये है ये है, लेकिन वो वर्ड जो पॉलिसीज है उसने उसके ऊपर जो ध्यान नहीं दिया। सो क्लियरली फोकस्ड रहे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपने डेफिनेटली अपनी आउटलाइंस में बता देते हैं, तो वो उसका आइडिया हो जाता है कि क्या आप जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। इमेजिन करते हैं किसी चीज को, अरसलान साहब अगर आप इसको पढ़ सकें यहाँ से, इमेजिन योर स्केलेटन। Imagine your skeleton, although you don't see it, it supports your body. It is in the same way, although a reader won't see your outline, making an outline in advance will support your essay by providing its structure. In fact, adding more information to an outline is called fleshing it out. थैंक यू सो मच। ये बेसिकली उन्होंने एकेडमिक एसेस के बारे में लिखा जहाँ पे आपको आउटलाइन नहीं लिखनी पड़ती, लेकिन हमारे केस में ये वाली बात गलत है, ऑल्दो यू डू नॉट सी। हम इसको भी देखते हैं, ये आपके सामने एक जो है वो पेंटिंग है, इसमें एक पर्सन जो है वो लेक्चर दे रहा है, जरा गौर से देखिएगा। ये पर्सन की, अगर कोई पर्सन इसको समझना चाहता है कि ये क्या है इसकी बॉडी के अंदर, वो इसके स्केलेटन को देख के अंदाजा लगा लेता है। यही है आपको CSS और PMS का ऐसे। इसी से आगे जो है वो चलते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपको कुछ समझ में आ गया, अब कुछ एक्टिविटीज की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक ऐसे है थीसिस स्टेटमेंट ऑफ द SAB, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए पेज 65 पे इन्होंने कहा है, हम पेज 65 पे जो है उन्होंने कहा कि कुछ आउटलाइंस हम आपको दिखा रहे हैं, इन आउटलाइंस को देखिए और कुछ सवालों के जवाब दीजिए। सवाल मैं आपसे पूछूंगा, हम पेज 65 पे चलते हैं जो कि हम सबके सामने होगा। चलिए हम पेज 65 पे आ गए। ये हमारे पास एक आउटलाइन है। पहला सवाल मेरा आपसे है, जरा गौर से सुनिएगा, और ये जरूरी है आप सबके लिए कि आप इसका आंसर दें। सही या गलत होना जरूरी नहीं है, आंसर देना जरूरी है। ये जो आउटलाइंस है इसमें थीसिस स्टेटमेंट एक जगह पर मेंशन है, बता सकते हैं थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे है? थीसिस स्टेटमेंट इसमें एक मेंशन है, वो बता सकते हैं कि वेयर इज द थीसिस स्टेटमेंट? वेरी गुड, जवेरिया ने कहा जी फर्स्ट लाइन है। सो बाकियों को क्या लगता है? वेल डन जी। सो आपने ये बात सीखी कि जब भी आप अपना जो है वो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे कहीं पे आपका टॉपिक आ जाएगा, टॉपिक के बाद पॉइंट 1 में आपके पास आ जाएगी आपका थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्या है? आपकी बॉडी में जैसे बैकबोन होता है ना, बैकबोन, तो वो सारी चीजों को सपोर्ट करती है। ये वो पहली लाइन है, ये वो मरकजी लाइन है जो कि शुरू में आ गई। ये थीसिस स्टेटमेंट है, यहाँ तक क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस आउटलाइन में से, दूसरा क्वेश्चन ये है, ये इसकी मेन बॉडी है। थीसिस स्टेटमेंट के बाद जो है ना 2 3 4 पे आपको मेन बॉडी नजर आ रही है, ये सारी की सारी जो है। सो क्वेश्चन आपसे ये करना चाहता है, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दें थोड़ी देर के लिए, ये कैसे हमें जूम आउट करने की इजाजत देगा? ओके, इसने दे दिया, ठीक है। मजीद कर दीजिए, अब थोड़ा सा ऊपर कर दें। ओके, चलिए ये कहीं और चला गया है। खैर हम इसे वापस खींच कर लेके आते हैं। अब ये सारी की सारी आउटलाइंस मैं आपके सामने दोबारा लेके आ रहा हूँ। अच्छा जी, ये आउटलाइन आप चाहें तो डबल पिंच करके जूम इन कर सकते हैं। मैंने ये सारी की सारी आपके सामने ये पेज लेके आया हूँ। इस पेज को आप चाहें तो जूम इन कर सकते हैं। मुझे पूछना ये है आपसे कि आपको क्या लगता है कि ये जो आउटलाइन है सारी की सारी, इस आउटलाइन के अंदर कितने पैसेजेस हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं? क्या आप बता सकते हैं कि इसमें पैराग्राफ्स कितने हैं? इसमें पैराग्राफ्स कितने हैं? एक तो आपकी निकल गई, यहाँ से थीसिस स्टेटमेंट जो है वो निकल गई। 2 3 4, इन पॉइंट्स में आपको क्या लगता है कि कितने पैराग्राफ्स हो सकते हैं? आप इनको काउंट कर सकते हैं। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मेन बॉडी के अंदर कितने पैराग्राफ होंगे? जो मेन बॉडी है, रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, याद रखिएगा एक चीज को,
जिनका आंसर 3 है, 3 है, वो उनका आंसर बिल्कुल आपके पास जो है ना, जिसको आपने मैंने कहा कि कितने मेन पैराग्राफ होंगे, मेन पैराग्राफ एक ये है, एक उसके बाद हमारे पास जो है वो दूसरा मेन पैराग्राफ हमारे पास कहीं पे यहाँ पे आता है नंबर 3 पे, और उसके बाद हमारे पास कहीं पे आता है ये, बस ये 3 मेन पैराग्राफ्स होंगे। सो मेन पैराग्राफ हमारे पास जो है वो 3 होंगे। अच्छा जी, इन 3 पैराग्राफ्स के अलावा एक अगला क्वेश्चन जो है वो हमने क्वेश्चन जो है वो देखा था कि अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि हाँ, मेन पैराग्राफ नंबर 1 में आपको क्या लगता है कि इसके अंदर जो है वो टोटल कितने पैराग्राफ, तो ये अब बता सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं। समझाने का मकसद ये है कि आप अपने ऐसे के अंदर इसी तरह से करेंगे। आपने मेन एसेस, मेन उसके बाद आइडियाज, आउटलाइंस और इन चीजों को 1 बाय 1 आप जो है वो पुट करते चला जाएंगे। ठीक है, आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको सर ए बी पॉइंट्स को भी सेपरेट पैराग्राफ बनेंगे, आप बना सकते हैं। अच्छा जी, राइटिंग एन आउटलाइन। बिफोर राइटिंग एन आउटलाइन यू मस्ट गो थ्रू द यूजुअल प्रोसेस। समझने की कोशिश करते हैं इन लाइनों को। बिफोर राइटिंग एन आउटलाइन यू मस्ट गो थ्रू द यूजुअल प्रोसेस ऑफ गैदरिंग आइडियाज। लिखने से पहले एक चीज ये नोट करते चला जाइएगा, क्या चीज होनी चाहिए आपके पास? आपके पास आइडियाज होना चाहिए। और कौन से वाले आइडियाज? ऐसे आइडियाज नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये जो ऐसे राइटिंग्स है ना, ये इतना आसान काम नहीं है कि जितना हम लोग सोच लेते हैं या हम लोग समझ लेते हैं। हमारे पास जुडिशरी के पेपर्स में भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनके जो जुडिशरी के एग्जामिनेशंस हैं, इम्तहानात हैं, वो बड़े मंझे हुए वकील हैं और बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने केसेस को डील किया। लेकिन जब कंपोजिशन की स्किल्स आती है या जब एसेस को पुट डाउन करने की स्किल्स आती है, तो ये शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे या तो गैदरिंग आइडियाज में प्रॉब्लम होती है, या एडिटिंग होती है, या टॉपिक जो आपने डिसाइड करना होता है यहीं पे प्रॉब्लम आपके पास जो है वो आ जाती है। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिनको आपने ध्यान से समझना है। तो जब भी कभी आपने अपने एसेस को लिखना शुरू करना है कि आपके पास उसके मुतालिक आइडियाज हैं, आप उनको एडिट कर सकते हो, आप उनको डिसाइड टॉपिक को फिर आपने करना। सो अब आप जो है वो लिखेंगे किस तरह से? पहले नंबर पे आपका इंट्रोडक्शन आएगा। अब इंट्रोडक्शन के बाद आप जो है वो फर्स्ट मेन आइडिया पुट करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर कंक्लूजन। काश इतनी ही सादा जिंदगी होती जितनी इन्होंने बता दी, काश ऐसा ही होता, और पाकिस्तान के अंदर भी हम जो कंपटीशन के एग्जाम्स हैं वो इतने ही सादा होते। याद रखिएगा, अभी हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेन आइडियाज की बात की है। इन वर्ड्स को कभी इग्नोर ना कीजिएगा, मेन आइडियाज को। मेन आइडियाज, मेन आइडियाज आपके पास होता क्या? इंट्रोडक्शन को तो वैसे ही फर्स्ट मेन आइडिया पुट किया, उसके बाद फर्स्ट स्पोर्टिंग पॉइंट, सेकंड स्पोर्टिंग पॉइंट एंड थर्ड स्पोर्टिंग पॉइंट्स। लेकिन याद रखिएगा, इनका कभी एक तरीकेकार है, जरा गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या ये लाइन में आपको ये सारे के सारे सीधे एक ही लाइन में नजर आते हैं, या कोई वजह है कि इसने ए और बी को अंदर की तरफ लिखा है? आपको क्या लगता है, ये किताब वाले की कोई गलती है, या आपको लगता है कि ऐसे यहाँ भी आना चाहिए था? यस, thesis statement will be before introduction because thesis statement is not the part of introduction, Javeria. So आपको क्या लगता है, ये कोई मिस्टेक है कि उसने ए और बी को अंदर लिखा, या ये ऐसे ही होना चाहिए था? आपको क्या फील होता है कि ये जो हमारे पास अभी मेरा क्वेश्चन है, आपको समझ में आया? ये सब पॉइंट्स, वेरी गुड, ये सब पॉइंट्स हैं। आपने जब इंट्रोडक्शन को पहले लिखा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके पास ये है। अच्छा, मैं नईम साहब के साथ एक फाइल मैंने शेयर की थी, नईम साहब, अगर वो हमारे पास फाइल हो तो मैं आपके साथ ना कुछ एक बड़ी अच्छी आउटलाइन हमारी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छी चीज़ों को शेयर कर देना चाहिए। बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो काम करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। हम लोग वैसे सब ना सेल्फ ब्लैक में बड़ी जल्दी हो जाते हैं, हम कहते हैं कि हम लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं। अच्छा जी, ये आपको ना एक आउटलाइन नजर आएगी, इसको मैं बारहा अपने सेशंस में मेंशन करता हूँ। अच्छा, ये देखिएगा,
अब यहाँ पे देखिएगा कि आपको नजर आ रही है कि आपके पास जो है वो कहाँ पे है टॉपिक आपका, और उसके बाद आउटलाइंस। ये इंट्रोडक्शन जो वेरियस साहब आपका क्वेश्चन था कि इंट्रोडक्शन, यहाँ पे आप ये भी चीज मेंशन कर सकते हैं। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो ये लाइन देखिएगा, सीधी लाइन जो है, एक चीज, और ये जो जितने भी उसके जो सब पॉइंट्स हैं वो अंदर को हैं। ठीक है जी, ये सब पॉइंट्स कहाँ पे हैं, अंदर को हैं। दूसरी चीज नोट कीजिएगा, पहले में आपके पास जो है वो टॉपिक है व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। सो ये हमारे पास टॉपिक है। अच्छा जी, अब ये टॉपिक जो है इसमें एक चीज नोट करते चले जाइएगा। टॉपिक देखिएगा, क्या आपको आउटलाइंस में नजर आता है? ये यस या नो में आपने बताना है कि आपने क्या करना है। ये लेमनेज एडवर्सरीज, लेमनेज आ सक्सेस, लाइफ एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, क्या ये तीनों के तीनों वर्ड्स आपको टाइटल में भी नजर आते हैं जो उन्होंने अपनी सब पॉइंट्स में यूज किए हैं? लेमनेड, लेमनेड एंड लाइफ, क्या ये जो टॉपिक था CSS PMS का ऐसे कहा, क्या उसमें आपको नजर आते हैं? ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब है आप जब भी अपने लिखेंगे आउटलाइंस को, उनके अंदर ये चीजें मेंशन करेंगे। ठीक है, उनके अंदर ये चीजें बताएंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, मेकिंग ऑफ लेमनेड, अब दोबारा से देखिएगा, लेमन्स, वाटर, साल्ट एंड शुगर। वंस अगेन यहाँ पे सारी की सारी आउटलाइंस में आपको लगता है कि ये इससे रेलिवेंट है? कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो उससे बिल्कुल हट जाता है? एक एक कनेक्शन आपको नजर आता है? चलिए आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ दिस नोशन एट ग्लोबल लेवल, दोबारा से ये देखिएगा, अब ग्लोबल लेवल्स पे ये जा रहा है। वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इंडिविजुअल ग्रोथ, लीडरशिप, द अमेरिकन वॉर, द अमेरिकन सेंचुरी, लेमनेड। अब ये देखो उसने यहाँ पे बताया सारी की सारी चीजों को कि ये एक रेलिवेंस जो है वो। चलिए ये चीजें आपको समझ में आ गई। एक चीज नोट कीजिएगा, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ पे। अच्छा, अगर 1 पॉइंट की फर्दर एक्सप्लेनेशन देनी है, पॉइंट 1 उसका 1.1, पहले 1.1 लिखा, फिर उसके बाद 1.1.1, फिर 1.1.2, लेकिन जैसे जैसे ये पॉइंट्स लिखते चले गए, यहाँ पे क्या होता गया, यहाँ पे स्पेस में इजाफा होता चला गया। आप इस चीज को आपने नोट किया यकीनन। इसी तरह से जब हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं, 2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2, और इस तरह से मूव ऑन करते हैं। सो ऐसे जो है वो हमारे पास कहानी चलती है CSS PMS के ऐसे की, और मुझे उम्मीद है कि कुछ चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, जी आप ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर मैमूना साहबा। तो जी एक हमने लाइफ एग्जांपल देख ली, अब हम जो है वो एक अगली एक्टिविटी पे चलते हैं। और हमारे पास अगली एक्टिविटी क्या है? ये एक्टिविटी हमारे पास बड़ी मजे की है। अब आप चीजों को काफी हद तक समझ चुके हैं, तो चलिए एक्टिविटी आपके पास ये है कि आपके पास कुछ लाइनें हैं, अभी एक लाइनें हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं। आपने, अब आपको पता चल गया है कि मेन आइडिया क्या होता है, अब आपको पता चल चुका है कि स्पोर्टिंग डिटेल्स क्या है, अब आपको पता चल चुका है कि स्पोर्टिंग डिटेल्स जो हैं वो क्या है। अच्छा, अब हमारा आज माउस थोड़ा तंग कर रहा है। और दूसरा जो है थीसिस स्टेटमेंट क्या, अगर तो आपको लगता है कि ये थीसिस स्टेटमेंट है तो आप टी लिखेंगे, अगर आपको लगता है कि ये मेन पॉइंट है आप एम लिखेंगे, आपको लगता है स्पोर्टिंग डिटेल है तो आप एस लिखेंगे। और हमारा सेशन जहां पे खत्म हो जाएगा हम उसकी लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे, ये आप याद रखेंगे। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन, द बेनिफिट्स ऑफ योगा इसका टाइटल है जी। पहला क्वेश्चन ये है, डैश डेवलप्स क्लियर थिंकिंग, ये क्या है? क्या ये मेन पॉइंट है, स्पोर्टिंग डिटेल्स है, या ये टॉपिक सेंटेंस है, थीसिस स्टेटमेंट है? आपको क्या लगता है ये क्या है? द बेनिफिट्स ऑफ योगा डेवलप्स क्लियर थिंकिंग, क्लियर थिंकिंग, ये क्लियर थिंकिंग को जो है वो करती है जी। जिन पार्टिसिपेंट्स का ख्याल है कि ये स्पोर्टिंग डिटेल्स है, उनका ख्याल बिल्कुल ठीक है, ये उनका ख्याल बिल्कुल ठीक है, ये स्पोर्टिंग डिटेल्स है। अच्छा जी, पॉइंट बी पे देखिएगा,
योगा का बेनिफिट्स देखिए, ये फिजिकल बेनिफिट्स इसके जो है वो योगा के ज्यादा हैं। स्पोर्टिंग डिटेल है या ये मेन आइडिया है? योगा जो है वो फिजिकल बेनिफिट्स जो है वो रखती है, इसके फिजिकल बेनिफिट्स जो है वो, तो जिन पार्टिसिपेंट्स को ये फील होता है कि उनका ये मेन आइडिया है, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, ये मेन आइडिया। सी पे देखते हैं। अच्छा, सी पे जो है वो इट्स इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, थीसिस स्टेटमेंट है, मेन आइडिया है, ये स्पोर्टिंग डिटेल्स है कि ये कंसंट्रेशन को भी बेहतर करती है। सो वेरी गुड, वेल डन। ये हमारे पास क्या है, ये स्पोर्टिंग डिटेल्स है। हमारा सेशन खत्म हो रहा है, हम इसको ज्वाइन करते हैं और यहीं से प्रोसीड फर्दर करते हैं। याद रखिएगा, लिंक कभी चेंज नहीं होगा, आपकी क्लासेस का लिंक वही है। उसी लिंक पर दोबारा क्लिक करेंगे और क्लास में आ जाएंगे। सो ज्वाइन अगेन।